नमस्कार आप सबको। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 12th का 15 चैप्टर जो कि संविधान का निर्माण, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बहुत ही सिंपल प्रश्न है जो कि आपसे आपकी बुक से ही लिए गए हैं, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव में कौन से आदर्श व्यक्त किए गए थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों का संक्षेप में विवरण दिया गया था। तो यहाँ पे इसके आदर्श क्या क्या थे, जिसमें से पहला है, भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणतंत्र घोषित किया गया था। भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और भाईचारे का आश्वासन दिया गया था और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी। इसमें पिछड़े और दबे कुचले वर्गों की भलाई का भी जिक्र था। मतलब आप बोल सकते हो कि उद्देश्य प्रस्ताव में ये जिक्र किया गया था कि सभी के सभी नागरिक, चाहे वो उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, अमीर हो या फिर गरीब हो, सबको न्याय मिलेगी, सबको समानता मिलेगा और सारे के सारे लोग भाईचारे की तरह रहेंगे। और जितने भी निचली दबे कुचले लोग का मतलब आप समझिएगा कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग थे या फिर जितने भी वनवासी थे, उन सब की भलाई का जिक्र था कि उनके लिए कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो कि उनकी भलाई के लिए होंगे। इसका उद्देश्य ये था कि भारत लोकतंत्र के उदारवादी विचारों को आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों से जोड़ेगा। भारत सरकार का वह रूप अपनाएगा जो उसकी जनता को स्वीकार्य होगा। मतलब अगर हम बात करें ना कि जो हमारा संविधान तैयार हुआ था, तो जब हमारा संविधान तैयार हो रहा था तो उसमें ऐसा नहीं था कि जितने उसमें सदस्य थे सिर्फ वही भूमिका निभा रहे थे, जनता भी इसमें भूमिका निभा रही थी। क्योंकि प्रेस द्वारा जिस पे बात चल रही थी या फिर जो भी कानून लागू किया जा रहा था, प्रेस द्वारा उसको छापा भी जा रहा था, जिसमें लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि अगर स्वीकार करना था तो लोगों ने उसको अच्छे से स्वीकार किया, जिसको स्वीकार नहीं करना था उन्होंने आवाज़ उठाई। तो भारत शांति और मानव कल्याण के लिए भी काम करेगा, ये हमारे क्या थे, उद्देश्य प्रस्ताव के आदर्श थे। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे जो अगले प्रश्न है। होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक शब्द को विभिन्न समूहों द्वारा किस प्रकार परिभाषित किया गया था। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक उन लोगों को बोला गया था जिनकी आप बोल सकते हो कि स्थिति समाज में खासा अच्छी नहीं थी। जब हमारा ब्रिटिश भारत था उस समय अल्पसंख्यकों को इतने साधन उपलब्ध नहीं कराए जाते थे जितने कि बाकी लोगों को उपलब्ध थे। इसलिए बोल सकते हैं कि भाई अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है कि जिनकी संख्या कम होती है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे, अल्पसंख्यक तो थे लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो उनको अल्पसंख्यक कहना ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि भारत में उस समय जितने भी संसाधन थे उनका उपयोग ये नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे एनजी रांगा एक समाजवादी थे जो किसान आंदोलन के नेता भी रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक संदर्भ में की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वास्तविक अल्पसंख्यक गरीब और दलित यानी इस देश की जनता है। इनमें आदिवासी और गरीब ग्रामीण लोग शामिल हैं जिनका साहूकारों, जमींदारों और अन्य लोगों द्वारा शोषण किया गया था। डेफिनेटली इन लोगों का शोषण हुआ था। ना इनको साधन उपलब्ध कराए गए थे, ना इनको किसी रूप में आप बोल सकते हो कि इनके लिए कार्य किए गए थे। लेकिन हाँ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब संविधान का निर्माण किया गया, तो कई सारे लोगों ने आवाज़ उठाई कि इनको बोल सकते हो कि आरक्षण मिलना चाहिए। आदिवासी नेता जैसे जयपाल सिंह ने कहा कि जनजातियां संख्यात्मक अल्पसंख्यक नहीं थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। पिछले 6000 वर्षों में उनके साथ शर्मनाक व्यवहार और उपेक्षा की जा रही थी। उन्हें आदिम और पिछड़े के रूप में देखा गया और उनको माना भी गया। मतलब यहाँ पर एक आदिवासी नेता जयपाल सिंह, उन्होंने बोला कि भाई अल्पसंख्यक तो ये इनकी संख्या तो कम नहीं थी, लेकिन हाँ, इनके साथ जो व्यवहार किया गया, मतलब आप बोल सकते हो कि ये वो लोग थे जिनको समाज में हमेशा पीछे रखा गया, हमेशा इनकी बुराई की गई, हमेशा इनकी निंदा की गई। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि जो अलग अलग समूह हैं उन्होंने इस प्रकार परिभाषित किया कि इनको, इन वर्गों के लिए कुछ ना कुछ कार्य होने चाहिए। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पहले इसके कुछ और पॉइंट्स हैं। मद्रास की कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मद्रास के दक्षिणयानी वेलायुधन ने कहा, उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि 7 करोड़ हरिजनों को अल्पसंख्यक नहीं मानना चाहिए, लेकिन उनकी सामाजिक अक्षमताओं को दूर किया जाना चाहिए। मद्रास के जे नागप्पा ने बताया कि संख्या के आधार पर दलित जातीय अल्पसंख्यक नहीं है, वह कुल संख्या में 20 से 25% के बीच थे। उन्हें अपने व्यवस्थित हाशिए पर जाने के कारण नुकसान उठाना पड़ा था। मतलब आप बोल सकते हो कि जो समाज में उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था उसी कारणवश उनकी जो स्थिति थी समाज में खासा अच्छी नहीं थी। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रांतों को अधिक शक्ति देने के पक्ष में कौन कौन से तर्क थे।
तो यहाँ पे जब बात की जा रही थी केंद्र सरकार के बारे में और राज्य सरकार के बारे में कि दोनों के पास कितनी शक्तियाँ रहनी चाहिए, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने राज्य के पक्ष में रहे और कुछ लोग रहे केंद्र के पक्ष में कि दोनों को कितनी शक्तियाँ देनी चाहिए। मद्रास के एक सदस्य के संथाराम ने संविधान सभा में राज्यों के अधिकार की रक्षा की। उन्होंने ये बोला कि राज्य को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वह केंद्र के साथ अधिक शक्तियाँ निहित करने के पक्ष में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की जाए। उनका विचार था कि यदि केंद्र पर अधिक बोझ पड़ता है, मतलब अगर केंद्र को अधिक शक्तियां दे दी जाती है, तो केंद्र सरकार जो है अपने कर्तव्य को कुशलता से पालन नहीं कर पाएगा या फिर अपने कर्तव्यों को ठीक से फॉलो नहीं कर पाएगा। सभी राज्यों को मजबूत बनाने से केंद्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार को ज़्यादा शक्तियां प्रदान कर दी जाती है तो अपने आप ही केंद्र जो है अपने कार्य कुशलतापूर्वक करता रहेगा। उन्होंने इस बात की वकालत की कि केंद्र को कम और राज्य को ज़्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का प्रस्तावित आवंटन भी के संताराम के लिए चिंता का विषय था। तो प्रांत के बारे में आपको समझ में आया होगा कि राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार था, दोनों के बीच में ये बातचीत चलती रही कि किसको कितने शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा क्यों बनाया था। आपको बता दिया जाए कि हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी मातृभाषा जरूर है जिसको हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन गांधी जी ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाया था। पहले उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया, लेकिन जब मुसलमानों लोगों को ये लगने लग गया कि भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जा रहा है, तो उनको थोड़ा सा बुरा लगने लग गया। जिसके बाद गांधी जी ने बोला कि हमारी जो भाषा रहेगी वो हिंदुस्तानी भाषा रहेगी, जो कि उर्दू और हिंदी का मेल रहेगा। महात्मा गांधी का विचार था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, हिंदी और उर्दू का मिश्रण था, और भारत के लोगों को एक बड़े वर्ग की लोकप्रिय भी भाषा थी। वर्षों से इसने बहुत से अलग अलग स्रोतों से शब्दों को शामिल किया है। मतलब आप बोल सकते हो कि वर्षों से उर्दू और हिंदी भाषा के कई सारे वर्ड्स भी बोले गए हैं। इसे अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने समझा है, अलग अलग क्षेत्रों के लोग इस भाषा को जानते हैं। महात्मा गांधी का विचार था कि यह है बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदाय के बीच संचार की आदर्श भाषा रहेगी। मतलब इन्होंने बोला कि हिंदुस्तानी भाषा को अगर हम राष्ट्रभाषा बनाते हैं तो ये अलग अलग समुदाय के बीच, जितने भी समुदाय हैं, विविध समुदाय जो हैं, उनके बीच एक संचार का माध्यम रहेगी, जिसमें लोग ही, मतलब अगर कोई भी भाषा का उपयोग करना है भारत में तो हिंदुस्तानी भाषा का उपयोग करेंगे, जिसमें हर एक व्यक्ति इस भाषा को समझ भी पाएगा। यह हिंदू और मुसलमानों और उत्तर और दक्षिण के लोगों को एक कर सकता था। मतलब बोल सकते हो कि यहाँ पे जितने भी हिंदू मुस्लिम थे या फिर उत्तर और दक्षिण के जितने भी लोग थे, उनको एक कर सकती थी ये भाषा। उन्होंने ये भी कहा कि अपने आप को हिंदी या उर्दू तक सीमित रखना बुद्धि और देशभक्ति की भावना के खिलाफ रहेगा या फिर ये अपराध होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हिंदुस्तानी भाषा को हम क्या बनाते हैं, हिंदुस्तानी भाषा को हम अपनी राष्ट्रभाषा बना लेते हैं। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किन ऐतिहासिक ताकतों ने संविधान के दृष्टिकोण को आकार दिया था। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित कुछ ऐतिहासिक शक्तियां जिन्होंने संविधान की दृष्टि को आकार दिया। नेहरू रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप नेहरू जी ने एक तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो कि जस्ट अभी हमने पहले प्रश्न में ही हमने डिस्कस किया था। तो नेहरू रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप सभी राष्ट्रीय नेताओं द्वारा कुछ बुनियादी मूल्यों को स्वीकार किया गया था, और मौलिक अधिकार प्रस्ताव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को भी पारित किया था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता और अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण ये बुनियादी मूल्य थे। मतलब आप बोल सकते हो कि संविधान के बुनियादी मूल्य कौन कौन से थे। पहला तो जैसे हम बात करें सार्वभौम वयस्क मताधिकार, जिसको सब में दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार सबको दिया गया, राइट, और समानता का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको संरक्षण का अधिकार दिया गया था। 1937 के चुनावों के परिणामों के बाद कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल प्रांतों में सरकार बनाने में सक्षम हो गए। विधायी और राजनीतिक संस्थाओं के साथ इस अनुभव ने संस्थागत डिजाइन पर एक समझौते को विकसित करने में मदद की। अनेक औपनिवेशिक कानून भारतीय संविधान के स्रोत भी रहे। मतलब आप बोल सकते हो कि जो औपनिवेशिक काल में जितने भी कानून बनाए गए थे वो सारे के सारे कानून काफ़ी हद तक संविधान में भी लाए गए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख था। इस तरह भारतीय संविधान ने औपनिवेशिक कानूनों से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रिया अपनाई, जिसमें से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने भी संविधान निर्माताओं को भी प्रेरित किया था, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी, जिसके अंतर्गत ये तय किया गया था कि भाई लोग जो थे वो ये चाहते थे कि सबको ये अधिकार हो कि किस नेता को चुनना चाहते हैं, किस राजा को चुनना चाहते हैं। मतलब आप बोल सकते हो लोकतंत्र, प्रजातंत्र की वहाँ पे उन्होंने मांग की कि प्रजातंत्र के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो
कौन से शासक को अपने पास रखना चाहते हैं या फिर किस शासक को राजा बनाना चाहते हैं। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे से पूछ लेते हैं। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्पीड़ित समूह ने संरक्षण के पक्ष में दिए गए अलग अलग तर्कों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे उत्पीड़ित समूह जो हम बात करेंगे उन समूह के बारे में बात की जा रही है जिनको समाज में पिछड़ा माना गया था। यह महसूस किया गया कि आदिवासियों और अछूतों जैसे उत्पीड़ित वर्गों को विशेष ध्यान देने और सुरक्षा उपाय की आवश्यकता है ताकि वे अपनी स्थिति को ऊपर उठा सकें और सामान्य जनसंख्या के स्तर में आ सकें। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी जो जितने भी अल्पसंख्यक थे या फिर जितने भी पिछड़े वर्ग थे उस समय उन सबको आरक्षण प्रदान किया गया था। कई सारी चीज़ों में उनको आरक्षण दिया गया था। आदिवासियों को पिछड़ा माना गया, उन्हें समाज में अच्छी तरह से स्वीकारा नहीं गया था, उन्हें लगभग ठुकरा ही दिया गया था। उनके उत्थान के लिए उन्हें समाज में आत्मसात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उनको ऊपर उठाने के लिए आप बोल सकते हो संरक्षण देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें विशेष सुरक्षा और देखभाल प्रदान की गई। समाज में अछूतों के साथ मजदूरों जैसा व्यवहार किया गया। अछूत जैसे हम चांडाल वगैरह के बारे में बात करते हैं या फिर कुछ ऐसे वर्ग या कुछ ऐसी जाति जो कि समाज में सबसे नीचे स्थान पर थी। समाज में उनकी सेवाओं का उपयोग किया लेकिन उन्हें सम्मानजनक स्थान नहीं दिया गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें ना कि शमशान घाट पे जो चिताओं को आग लगाते हैं, ठीक है, जो डेड बॉडी को उठाते हैं उनको बताया गया है उन्हें बहिष्कृत किया गया, उन्हें बहिष्कृत माना गया, अलग थलग रखा गया। उनकी पीड़ा उनके व्यवस्थित हाशिए पर रहने के कारण थी जो वो कार्य करते थे। मतलब समाज ने उनको ऐसे ही कार्य दे दिए थे जो कि कोई भी नहीं करना चाहता है, इसलिए उनको अछूत माना गया था। हालांकि समाज जो था वो पहले इसी प्रकार चलता था। अगर आपको 3rd चैप्टर याद हो तो आदिवासी की भूमि को जब्त कर लिया गया था। उन्हें उनको उनके जंगलों और चारागाहों से वंचित रखा गया। आदिवासियों और अछूतों की शिक्षा तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। उन्होंने प्रशासन में भाग नहीं लिया, इसलिए उनकी स्थितियों में सुधार के लिए कुछ कानूनों की जरूरत थी। अब यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं आदिवासियों की भूमि को जब्त कर लिया गया और जंगलों को जितने भी चारागाह थे उनको वंचित रखा गया। मतलब जब अंग्रेजी कानून था यहाँ पर, जब ब्रिटिश भारत था तो ब्रिटिश भारत ने ये कुछ नियम लाए थे। उन्होंने बोला था कि जितने भी जंगल है जंगलों का उपयोग आप पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर सकते हो, इसलिए उनको यहाँ से भी वंचित रखा गया था। तो डेफिनेटली हमारा जो संविधान बन रहा था उसमें कुछ नियम ऐसे भी बनाने थे जिसमें क्या था कि उनके हित के लिए कानून बनाया जाए। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक स्थिति और एक सशक्त केंद्र की आवश्यकता के बीच क्या संबंध बनाया था। तो भाई यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। भाई यहाँ पे संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक स्थिति और सशक्त केंद्र की आवश्यकता के बीच क्या संबंध बनाया था। इस प्रकार है, 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो गया था। सभी को पता है इसे एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया था, लेकिन यह स्वतंत्रता भी दर्दनाक थी। कई सारे लोगों की हत्या हुई थी, कई सारे लोग मारे गए थे और साथ ही साथ हमारा देश 2 भागों में विभाजित भी हो गया था। भारत विभाजित हो गया और पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया। यह बंटवारा सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित था। सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसमें से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जैसे कई नेताओं ने भारत के लिए एक मजबूत केंद्र सरकार के पक्ष में थे। अपने विचार के लिए उन्होंने उन दंगों और हिंसा का हवाला दिया जो देश को अलग कर रहे थे। मतलब आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसे दंगे जो कि ये कर रहे थे कि हमारे देश को विभाजित किया जाए, उन सबके ये विरोध में भी थे। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यह भी महसूस किया गया कि एक मजबूत केंद्र समय की आवश्यकता थी। अगर केंद्र मजबूत नहीं होगा तो मोस्ट प्रोबेबली कि भाई हमारा देश जो है वो उथल पुथल बन के रह जाएगा। संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने भी इस दृष्टिकोण में समर्थन दिखाया। इससे किसी भी तरह का विचलन राष्ट्र के हितों को खतरे में डाल सकता था। मतलब अगर हम बात करें कि अगर कुछ और घटनाएं घटती तो मोस्ट प्रोबेबली कि भाई हमारा देश जो था वो और भी ज़्यादा खतरे में आ सकता था। केंद्र के कमज़ोर होने पर शांति, समृद्धि और राजनीतिक स्थिरता संभव नहीं थी। अगर केंद्र कमजोर रहेगा तो ये सारी चीजें कमजोर रहेंगी। ये सामान्य सरोकार के महत्वपूर्ण मामलों का समन्वय करने में विफल रहेगा। इसलिए गोपालास्वामी अयंगार ने संविधान सभा के सभी सदस्यों से अपील की कि केंद्र को जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनाया जाए, क्योंकि केंद्र तभी मजबूत बन सकता था जितने भी संविधान में लोग थे उनकी सहमति चाहिए थी। जितने लोग सहमत होंगे उसी प्रकार केंद्र को शक्तियां ज़्यादा मिलती रहेंगी। ये भी महसूस किया गया कि देश की भलाई के लिए एक मजबूत और एकजुट केंद्र जो है उसकी योजना बनाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वही देश की भलाई कर सकता है। केंद्रीय देश की भलाई कर सकता है, केंद्रीय देश को मजबूत
मजबूत कर सकता है। बालकृष्ण शर्मा ने भी ऐसे ही मत व्यक्त किए। यह भी महसूस किया गया कि ये सभी संसाधनों को जुटाएगा, किसी भी हमलावर के खिलाफ मजबूत रक्षा सुनिश्चित करेगा और उचित प्रशासन स्थापित करेगा। संविधान सभा के लगभग सभी सदस्यों ने एक मजबूत केंद्रीय सरकार का समर्थन किया। उन्होंने महसूस किया कि अराजकता, सांप्रदायिक हिंसा और देश के आर्थिक विकास की शुरुआत करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और यहाँ पर अगर हम देश के विकास के बारे में बात करें, देश की सुरक्षा के बारे में बात करें, तो लोगों ने इस बात पर मंजूरी दी या फिर इस बात पर आप बोल सकते हो एग्री हुए कि वो चाहते थे कि केंद्र सरकार को जब तक मजबूत नहीं बनाया जाएगा तब तक हमारा देश जो है वो उथल पुथल रहेगा, तब तक हमारा देश जो है वो मजबूत नहीं हो पाएगा, तब तक इसमें स्थिरता बनी नहीं रहेगी। अगर स्थिरता चाहिए तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, देश में केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम यहाँ पे चलते हैं। संविधान सभा ने किस प्रकार भाषा विवाद को सुलझाने का प्रयास किया था। तो संविधान सभा जो थे वो इस प्रकार महत्वपूर्ण रूप में भूमिका निभाई, मतलब आप बोल सकते हो किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि हमारे देश में कौन सी भाषा रहनी चाहिए। कई सारे लोग हिंदी के पक्ष में थे, राइट, और कई सारे अपनी अपनी लैंग्वेजेस के पक्ष में थे। तो भारत जैसे कि हमारे को पता है कि भारत जो है वो बहुत बड़ा देश है, इसके कई अलग अलग इलाके भी हैं, ये अलग अलग तरह के लोग भी रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो हम किसी भी भाषा को, एक पर्टिकुलर भाषा को हम राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते हैं। रही बात हिंदुस्तानी भाषा की, हिंदुस्तानी कांग्रेस और महात्मा गांधी के लिए एक विकल्प जरूर था। कांग्रेस ने पहले ही हिंदुस्तानी को देश की राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का निश्चय कर लिया था। महात्मा गांधी भी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने के पक्ष में थे और इस मत को पुरजोर समर्थन भी मिला था, मतलब आप बोल सकते हो लोगों का समर्थन भी मिला था। उनका ये तर्क था कि हर किसी को उस भाषा में बोलना चाहिए जो ज़्यादातर आम लोग समझते हैं। मतलब उनका मानना था कि हिंदुस्तानी एक ऐसी भाषा है जो कि हर एक व्यक्ति समझता भी है। हिंदुस्तानी कोई नई भाषा नहीं थी, यह हिंदू और उर्दू का एक मेल था। यह अलग अलग संस्कृतियों की बातचीत और देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली बातचीत का एक समृद्ध बोल सकते हो समृद्ध हुआ था। एक ऐसी भाषा के रूप में रखा गया जिसमें अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग इस भाषा को समझ सकते थे, एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते थे, एक दूसरे से जुड़ सकते थे। हिंदी के बारे में हम बात करेंगे। आर.वी. धुलेकर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने के पक्ष में दलील दी। वह संयुक्त प्रांत और एक कांग्रेसी नेता थे, आप बोल सकते हो। वह चाहते थे कि हिंदी का प्रयोग संविधान निर्माण की भाषा के रूप में किया जाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो हिंदुस्तानी नहीं चाहते हैं वह संविधान सभा के सदस्य बनने के योग्य ही नहीं है। ये किसने कहा था? ये आर.वी. धुलेकर ने कहा था, क्योंकि वो पक्ष में थे हिंदी भाषा के। भाषा समिति की रिपोर्ट संविधान सभा की भारतीय समिति की रिपोर्ट क्या थी? संविधान सभा की भाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट में समझौते सूत्र का सुझाव दिया था। इसने सुझाव दिया कि हिंदी में देवनागरी लिपि देश की राजभाषा होनी चाहिए। इस मसले को सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसने ये भी सुझाव दिया कि अंग्रेजी से हिंदी में परिवर्तन क्रमिक होना चाहिए। ये भी सुझाव दिया गया कि संविधान को अपनाने के बाद पहले 15 वर्षों के दौरान अंग्रेजी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए काम करती रहेगी। तो ये स्पष्ट था कि भाषा समिति ने हिंदी को राजभाषा के रूप में संदर्भित किया था, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। तो यहाँ पे राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों अलग अलग है। राज्य की भाषा और राष्ट्र की भाषा मतलब देश की भाषा दोनों है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे हिंदी भाषा के बारे में जो हम बात करें तो उन्होंने बोला कि हिंदी भाषा को हम इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि सारे के सारे लोग इसमें सहमत नहीं थे। उन्होंने बोला कि अगले 15 वर्षों में जिस लैंग्वेज का ज़्यादा उपयोग किया जाएगा, या फिर हम थोड़ा सा समय ले लेते हैं, जिस लैंग्वेज में ज़्यादा उपयोग किया जाएगा उसी लैंग्वेज को हम भाषा बना लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब और ये भी निर्णय लिया गया था कि इतने समय के दौरान जितने भी सरकारी कार्य होंगे वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। दक्षिण के लिए कैसे खतरा थी? संविधान सभा के सदस्य जो दक्षिण भारत से संबंधित थे वह इस दृष्टिकोण से आशंकित थे। उन्होंने महसूस किया कि हिंदी उनकी प्रांतीय भाषाओं के लिए खतरा होगी। बंबई से शंकर राव, टी.ए. रामलिंगम चेटियार और मद्रास की श्रीमती दुर्गाबाई ने सुझाव दिया कि भाषा के मुद्दे को अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है और इसे कुशलतापूर्वक और निपुणता से संभालने की आवश्यकता है। दक्षिण भारत के लोगों पर हिंदी भाषा जो है वो थोपनी नहीं चाहिए। मतलब आप बोल सकते हो कि कई सारे लोग इस भाषा के समर्थन में थे और कई सारे समर्थन नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अलग अलग भाषा देखो सिंपल सी बात है, हमारे भारत में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग उनके धर्म है। तो कोई भी एक भाषा को हम राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते हैं। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारी जो भाषा है वो मातृभाषा जो है वो हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा हमारी कोई सी भी नहीं है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। आपको अगर PDF फॉर्मेट में इसके नोट्स चाहिए तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इसको यहीं पे
समाप्त करते हैं।